अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 4 का टॉपिक फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे दो टॉपिक रह गए थे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू एंड आउट ऑफ द सेल के अंदर, जिसमें हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये 3 टॉपिक्स देखे थे। देन हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स देखी, ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल्स देखे, एप्लीकेशंस देखी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से मूव करें। किसकी मदद से उनको फोर्स किया जाता है? एक प्रेशर, या तो वो प्रेशर वाटर का होता है या वो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। अगर एनिमल सेल की बात हो रही है तो ब्लड प्रेशर, अगर प्लांट सेल की बात हो रही है तो वाटर प्रेशर की बात होगी यहाँ पे, कि किसी न किसी प्रेशर की वजह से जो है वो जब मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लें, तो फिर हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इसमें एग्जांपल देख लें, एनिमल सेल की ब्लड प्रेशर जो है वो फोर्स करता है वाटर को और डिवॉल्व मॉलिक्यूल्स को कि वो जो है वो कहाँ चले जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कैपिलरी वॉल की हैं, कैपिलरी वॉल्स जो है सेल की, उनके अंदर से मूव कर सकें हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और डिवॉल्व केमिकल्स हो सकते हैं हमारे पास। फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट फोर्स। इसमें फिल्ट्रेशन में एक बात ये है कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स को जो है वो नहीं मूव करने देती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से, ये उनको जो है वो पास आउट नहीं होने देती, उनको फोर्स नहीं करती कि वो पास कर सके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। जैसे कि एग्जांपल देख लें, प्रोटीन जो है वो टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन पोर, लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन जो है वो इस मेम्ब्रेन पोर में से इजीली पास नहीं कर सकती। ये आप डायग्राम देख लें, मेम्ब्रेन है कैपिलरी वॉल की, ये एरो आपको नज़र आ रही है, ये इनसाइड द सेल और बाहर क्या है, आउट सेल। और ये ब्लड प्रेशर, ब्लड बेसिकली एक प्रेशर डालता है कि जितना भी वाटर कंटेंट है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो इस कैपिलरी वॉल से इंटर हो जाएं सेल के अंदर। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल को फोर्स किया जाता है ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कि वो मूव कर जाएं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसमें बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन वगैरह ईजीली पास नहीं हो सकते, उनको फोर्स नहीं किया जाता। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को पास करवाया जाता है किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वो मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से पास होने देती है और कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने पीछे 2 टाइप की ट्रांसपोर्ट्स देखी थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट्स में एनर्जी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, वो था डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके इन्वर्स है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि हम ऊपर से नीचे आते हैं स्लाइड में तो हमें एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। वही केस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी, कि जब हम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में आते हैं तो एनर्जी नहीं यूज़ होती, लेकिन जब हम लो से हाई एरिया की तरफ जाते हैं तो फिर जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस प्रोसेस में अब कोई ना कोई ऐसा मटेरियल होगा, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जो है वो मूव करवाएगा कम कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है नर्व सेल्स की, वो सेल्स जो हमारी पूरी बॉडी में मैसेजेस लेकर जाते हैं ब्रेन की तरफ। तो वो किस वजह से काम करते हैं? प्रोटीन की वजह से, जो सोडियम पोटेशियम पंप के तौर पर काम करता है। इसमें होता क्या है बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर, कि द पंप स्पेंड्स एनर्जी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। फॉर दिस पर्पस द पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो है वो कम है, बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो सोडियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। इसी तरह पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर कम होती है, अंदर ज़्यादा होती है, तो पोटेशियम बाहर से अंदर चला जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, सोडियम हमेशा अंदर से बाहर और पोटेशियम हमेशा बाहर से अंदर मूव करता है। दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन। सिमिलरली दिस पंप पोटेशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल वेयर दे आर इन हायर कंसंट्रेशन। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, सेल के अंदर कम होती है, तो वो बाहर से
बाहर चला जाता है अंदर से, और पोटेशियम की कंसनट्रेशन बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, तो वो लो से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि बाहर से अंदर आ जाएगा सेल के। तो ये हमारे पास एक पंप है, ये प्रोटीन मैकेनिज़्म है बेसिकली, जो कि मूव करवाता है मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम लो कंसनट्रेशन एरिया टू हाई कंसनट्रेशन एरिया विद द एड ऑफ एटीपी। जब भी किसी एटीपी को यूटिलाइज करके हम मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं लो कंसनट्रेशन एरिया से हाई कंसनट्रेशन एरिया की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप की। सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो सेल के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो वो बाहर मूव कर जाएगा, और इसी तरह पोटेशियम की अंदर ज़्यादा होती है तो वो बाहर से अंदर आ जाता है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास ये डायग्राम जो आपके पास हो रही है, आपकी भी बुक से ली गई है ये डायग्राम। इसमें आप देख लें तो आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल पोटेशियम की कंसनट्रेशन अंदर जो है वो ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है प्रोटीन से होता हुआ। और ये प्रोटीन क्या है, एटीपी, लिपिड बाई लेयर के बीच में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन इस्तेमाल की थी। इसी तरह सोडियम की कंसनट्रेशन आप देखें तो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो सोडियम बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। और ये एटीपी है हमारे पास प्रोटीन के साथ एम्बेडेड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, जो मॉलिक्यूल्स को लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करवाती है, फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ही मूव करें, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी जो मॉलिक्यूल की ट्रांसफ़र होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल को बनाते हैं, वो छोटे कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है और कुछ को पास नहीं होने देती, और वही कंसंट्रेशन को बेसिकली मेंटेन कर रही होती है लो एरिया से हाई एरिया की तरफ। जैसे हमने डिफ्यूजन में देखा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने देखा, ऑस्मोसिस में देखा कि वो बैलेंस बेसिकली हम कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल को जो है वो सेल की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी वही सब कुछ है, डिफ्यूजन की तरह सेम फिनोमिना है, बस इसमें क्या है कि इसमें एटीपी यूटिलाइज होती है, उसमें हम हाई टू लो आते हैं कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे लो टू हाई जाते हैं, इसमें बैलेंस नहीं होता। लेकिन ये है कि मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो ये डायग्राम आपने देखी सोडियम पोटेशियम पंप के साथ। इसके बाद आ जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या है, एंडो मीन इनसाइड। इन दिस प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेशन, इंजेशन मीन के अंदर की तरफ लेकर जाना, इनगल्फ करना, ठीक है, ऑफ बल्कि मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े मटेरियल, उनको सेल ने अपने अंदर लेकर जाना होता है बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की छोटी छोटी इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं, कि सेल की अगर एक वॉल देख लें अब सेल मेम्ब्रेन की, तो वो अंदर की तरफ थोड़ी सी धंस जाती है, एक चैनल सा बना लेती है जिसमें से बड़े बड़े मटेरियल जो हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। दो टाइप की एंडोसाइटोसिस होती है, फैगोसाइटोसिस जिसमें जो सॉलिड मटेरियल है उसको इनगल्फ किया जाता है, ठीक है, और पाइनोसाइटोसिस में जो है वो सेलुलर ड्रिंकिंग मीन के जो वाटर या लिक्विड फॉर्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स जाते हैं उनको इनगल्फ किया जाता है। फैगोसाइटोसिस में जो है सॉलिड मटेरियल, और जो पाइनोसाइटोसिस है इसके अंदर लिक्विड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है वो अंदर लेकर जाते हैं। बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो छोटे छोटे मटेरियल्स अगर जुड़ के एक बल्क की फॉर्म में आ जाते हैं, एक गुच्छा सा बना देते हैं आपके पास, तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर जब सेल के अंदर जाते हैं तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली फोल्डिंग बना लेती है, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, चैनल्स बना लेती है जिसमें से जो है इजीली जो हमारे पास ये मटेरियल्स है वो मूव कर जाता है सेल के अंदर। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल और पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स उसके अंदर इंजेस्ट हो जाता है, इसकी बॉडी के इन मीन इनसाइड सेल के अंदर चला जाता है। सेल से बाहर की बात नहीं कर रहे हम, एंडो मीन इनसाइड सेल के अंदर जाने की बात हो रही है। तो सेल के अंदर इस सेंस में भी मटेरियल मूव कर सकते हैं। अब देखें तो ये हमारे पास नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, थ्रू विच बल्कि जो मटेरियल होता है, यानी कि जितना भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मटेरियल्स मिलके एक बल्क बना देते हैं, एक झुंड बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट यानी कि सेल से बाहर भी मूव कर जाते हैं। और दिस प्रोसेस ऐड न्यू मेम्ब्रेन, और जब सारे सारे मटेरियल सेल से जो है बाहर की तरफ मूव करते हैं तो वो एक न्यू मेम्ब्रेन बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन को रिप्लेस करके, ठीक है। जोन सा पार्ट लॉस्ट हो जाता है एंडोसाइटोसिस जब होती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, धंस जाती है, कुछ इनफोल्डिंग्स बना देती है,
तो जब एक्सोसाइटोसिस होती है तो एक तो मटेरियल बाहर मूव करता है और उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास के जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी रिपेयर हो जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो रिपेयर हो जाती है, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाती है। जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, इन्वेजिनेशंस होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो जो चीज़ अंदर की तरफ धंस गई है, ठीक है, जो वेसिकल्स बन गई हैं वो बेसिकली ठीक हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये दो फिनोमिना आपके पास आ जाते हैं, एंडोसाइटोसिस भी और एक्सोसाइटोसिस भी। अब हम देख लेते हैं एक डायग्राम जिसमें आपको क्लियर तरीके से पता चल जाएगा कि एंडोसाइटोसिस कैसे हो रही है और एक्सोसाइटोसिस कैसे हो रही है। इसके बाद ये देख लें, हम ये देखें तो आपको एक बल्कि मटेरियल नज़र आ रहा है, साथ में एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसमें ये जो बार बार आपको एक आउटर कवरिंग नज़र आ रही है, ये आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है इसमें इन्वेजिनेशन हो रही है, मीन की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक फोल्डिंग बना रही है, ठीक है, इन्वेजिनेट हो रही है। और ये बल्कि मटेरियल अब ये एरो अंदर की तरफ है, मीन की ये वैक्यूल की तरफ जा रहा है मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो क्या होता है कि ये इन्वेजिनेशन बन जाती है, लेकिन जब मटेरियल बाहर की तरफ निकलता है, अब ये मटेरियल यहाँ से बाहर निकल रहा है, बल्कि मटेरियल टू बी एक्सपोर्टेड सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ये एक्सोसाइटोसिस में आप देखें तो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसी हो चुकी है जैसे कि उसकी शक्ल होती है, जिस तरह शेप होती है सेम उसकी शेप दोबारा से वैसी ही बन चुकी है। तो जब एंडोसाइटोसिस होता है तो शेप चेंज हो जाती है, इन्वेजिनेशंस आ जाती हैं, लेकिन जब एक्सोसाइटोसिस होता है तो सेल मेम्ब्रेन की जो वॉल है वो रिप्लेस हो जाती है, उसका जो पार्ट लूज हो चुका होता है, जहाँ पे इन्वेजिनेशंस क्रिएट हो चुकी होती हैं, जो इन्वेजिनेट हो चुकी होती है पोर्शन उसका, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये आपके पास फिनोमेना थे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, जिसमें हमने डिफ्यूजन देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस देखा, देन ऑस्मोसिस के अंदर हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के बारे में देखा, गार्ड सेल्स के बारे में भी हमने देखा, फिर एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कुछ टॉपिक्स हमने देखे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जाके हमारे ऑर्गेनेलिज, हमारी थ्योरी, सेल बना कैसे, फिर उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनेलिव होते हैं, अब सेल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब डिफरेंट टाइप के सेल मिलके टिश्यू कैसे बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।